सर सीआरएम के फीचर्स जरा दोबारा से आप रिपीट कर देंगे? अच्छा जी, सीआरएम के फीचर्स। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस सर। नो सर। क्या ये मैंने दोबारा से सीआरएम वाली जो है स्क्रीन शेयर की है, ठीक है, बिकॉज फीचर्स जी सर। सीआरएम के फीचर, लेट्स गो देयर। यस सर। तो सीआरएम जो भी आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आपका मकसद क्या है कि कस्टमर से रिलेशंस अच्छे हों, यही है ना? सर पहला फीचर्स में ये होना चाहिए कि आप कस्टमर से सारी इसमें इंफॉर्मेशन हो, कस्टमर को फुली फैसिलिटेट कर सके, तो ऐसा सॉफ्टवेयर चूज करें। दूसरा फीचर ये है कि जो भी के लिए हम कह रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी इसको आप याद रखें, कोई भी सॉफ्टवेयर आप लें तो उसकी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए एज पर योर बिजनेस। आप लगा रहे हैं तो मेक श्योर उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी वर्किंग आपके बैंक से, आपकी एयरलाइन से के मुताबिक। सीआरएम के अंदर हमने कहा है कि अगर आप सीआरएम ले रहे हैं तो सीआरएम की फंक्शनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए को एक व्यू देगा कस्टमर के मुताबिक। एक कस्टमर हो सकता है आपके 10 प्रोडक्ट्स दिए हुए उसने, अकाउंट है एक उसका है, एक उसने कार फाइनेंसिंग दी हुई है, होम फाइनेंसिंग दी हुई है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी आपका लिया हुआ, तो आपको एक ही स्क्रीन पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसकी। जी बात समझ आती है? एक ही जगह सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं कि सर आपको पता ही नहीं चल रहा कि जी वो क्रेडिट कार्ड में क्या कर रहा है और हाउस फाइनेंसिंग में क्या कर रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम टच पॉइंट्स पे वो आपका सीआरएम हो। अब टच पॉइंट्स क्या है? जहाँ से कस्टमर आता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट पे आता है तो वेबसाइट एक टच पॉइंट है, आपके टेलीफोन पर आता है, टेलीफोन एक टच पॉइंट है, आपकी ब्रांच में आता है, आपकी ब्रांच एक टच पॉइंट है, अगर आप एक बैंक हैं तो आपके एटीएम पे आता है तो एटीएम एक टच पॉइंट है। तो सब जगहों पे आपका सीआरएम लगा हुआ होना चाहिए। और याद रखें सीआरएम आप लगाएंगे तो आपको बहुत सारी टेक्निकल चेंजेस करनी पड़ेंगी अपने सिस्टम में, अपनी वर्किंग के अंदर भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और ये पॉइंट मैं आपसे पहले कह चुका हूँ, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लें तो बड़ा केयरफुली सेलेक्ट करें और हमेशा इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाएं। एक साथ ही सब जगहों पर सीआरएम ना लगा दें। फॉर एग्जांपल शुरू में आपने सीआरएम लगा दिया अपना ब्रांच के अंदर, फिर आपने लगा दिया अपने टेलीफोन के ऊपर, फिर आपने लगा दिया अपने वेबसाइट के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक। और जो भी सॉफ्टवेयर आप ले रहे हैं उसके मतलब जो भी सप्लायर के क्लेम्स हैं, ठीक है, उन क्लेम्स को हमेशा वेरीफाई करें, क्योंकि क्लेम्स हमेशा ज़्यादा होते हैं और पता चलता है कि क्लेम तो ज़्यादा है लेकिन काम कम हो रहा है। जी ये बात समझ आ गई? यस सर। चलें जी, फीचर्स डन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे थे। ये टॉपिक हमारा चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस का, और मैंने जो येलो किए हुए पॉइंट ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ आईएस ऑपरेशन में भी हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए थे, लेकिन क्विक रिपीट कर लेते हैं। व्हाट इज आईएम स्ट्रेटजी? जल्दी से बताएं जी, व्हाट इज आईएम स्ट्रेटजी? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है जी? एनीवन? व्हाट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी? जी नो रिप्लाई। Sir, वो strategy
सर जिससे मतलब सर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने तमाम मतलब उसकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके जो सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको जो कलेक्ट करते हैं, मतलब सर वो उसको मतलब जो ऑपरेशन चाहिए होते हैं उनके लिए सर ये इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट यूज होती है सर। चलो गुड। बेसिकली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी जो है ये बड़ी अच्छी सी एक लाइन लिखी हुई है। इट इज़ द बेसिक अप्रोच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू मैनेज इट्स आईएस। कैसे आप अपने आईएस को संभालेंगे, ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है। और उसमें 4 चीज़ें होती हैं। एक ये कि आप प्लान करते हैं अपनी आईएस डेवलपमेंट को, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट को, बिकॉज आप अपने करंट नीड्स को देखते हैं, फ्यूचर नीड्स को देखते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स की नीड्स को देखते हैं, तमाम लेवल्स की नीड्स को देखते हैं और एक ही दफ़ा सिस्टम डेवलप करते हैं। ठीक, इसके अलावा आप ये भी डिसाइड करते हैं आईएम स्ट्रेटजी में आपके आईएस डिपार्टमेंट बड़ा होगा या छोटा होगा, और ये डिपेंड करता है कि आपके लिए आईएस कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर आईएस इम्पोर्टेंट है तो आईएस डिपार्टमेंट भी आपका बड़ा होगा और उसमें आपका एक सीनियर बंदा उसको हेड कर रहा होगा। आईएम स्ट्रेटजी में आप अपने कंट्रोल्स भी डिसाइड कर लेते हैं। कंट्रोल्स का मतलब है कि जो क्वालिटी कंट्रोल्स हैं, कॉस्ट कंट्रोल्स हैं, अब अपनी टेक्नोलॉजी भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन सी सिस्टम डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर हमने बात की थी आईएस स्ट्रैटेजी की और यहीं पे कहानी ख़त्म भी हुई थी। आईएस स्ट्रैटेजी जो है उसके 2 मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि या तो मैं उससे अपने जो बिज़नेस है, एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, उसको बेहतर करूँ, आई रिपीट, जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसको बेहतर करूँ, या दूसरा ये होता है उसके मैं उससे अपना कोई नया बिज़नेस क्रिएट कर लूँ। ठीक, अच्छा, इसके लिए दोनों के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, तो कौन बताएगा एग्जांपल? क्या एग्जांपल दी थी आपको एक्सप्लॉइटिंग आईटी टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए? जी, एनीवन? जी, किसी को एग्जांपल याद नहीं? यार को जवाब तो देता है इंसान हाँ या ना, ये तो बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। जी, व्हाट वाज द सर एग्जांपल? आपने इसमें एग्जांपल दी थी कि अगर आप मिसाल के तौर पे एक बैंक है और एक आप प्रोवाइड करना चाहते हैं कोई सर्विसेज कस्टमर को, तो आप अपना इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को और आप बेहतर भी बना सकते हैं इससे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर आपको और कोई भी, जी हाँ बताएं आगे। क्रिएट और न्यू अगर बिजनेस। क्रिएट करना है न्यू बिजनेस, तो जैसे बैंक की मिसाल लेते हुए चलते हैं कि आप जो है ना लॉन्च करें एक एप्लीकेशन सर्विस या एटीएम सर्विसेज, तो वो हमारी न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी इसके अंदर। जी, व्हाट अबाउट अदर्स? कुछ एग्जांपल याद आ रही है आपको? यार हाँ या ना तो बोल सकते हैं ना आप लोग। किसी ने अगर आपको रिमाइंड करा दिया तो उसमें हाँ या ना ही बोला जा रहा आपको। यस सर, सर याद आ गई सर। अब चलें, बल्कि आपको याद आ गई तो अब आप सोचें, और अब सोचें कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। बड़ी अच्छी और आसान एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूँ। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप आईसीए में चलें और स्पेसिफिक हो जाए। आईसीए में क्या कर सकता है? पहली एग्जांपल दें, एक्सप्लॉइटिंग आईटी टू सपोर्ट बिजनेस स्ट्रेटजी। तो अब आप सोचिए आईसीए में की क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है और कैसे आईटी उसमें मदद कर सकती है। जी, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। ये अजीब व गरीब खामोशी जो है ना वो मुनासिब नहीं है। सर जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि आईसीए में एक इदारा है, ठीक है, जी। और आईसीए में की कोई बिजनेस स्ट्रेटजी होगी। वो आप जो भी अस्यूम कर रहे हैं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। आप ये बताएं कि आईसीए में की कोई स्ट्रेटजी बताएं और बताएं उस स्ट्रेटजी में
आईटी कैसे मदद कर सकती है? सर ये जैसे मैंने अभी सर अभी जैसे वैसे मैनुअल एग्जाम्स होते हैं, पर अभी रिमोट एक्सेस से एग्जाम्स लिए हैं इसलिए मैंने हाँ, ये एक अच्छी एग्जांपल, इससे मैं कहता बड़ी आसान एग्जांपल है, लेकिन ये बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए अच्छी एग्जांपल नहीं है। ये जो अगला ऑप्शन है, क्रिएट न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए अच्छी एग्जांपल है। उस पर आते हैं, पहले इसकी बात करें ज़रा कि कैसे अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को, चले बिजनेस स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ आपको। आईसीएमए की बिजनेस स्ट्रेटजी ये है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। उनको फ़ी पेमेंट में फैसिलिटेट किया जाए, उनको एडमिशन में प्रोसेस को आसान कर दिया जाए, उनके लिए क्वेरीज का प्रोसेस आसान कर दिया जाए। ठीक है जी, तो ये है उनकी लग से स्ट्रैटेजी। अब इसमें बताएं आईटी क्या कर सकती है? ये जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं सर ये जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से सर, ये भी तो सर आईटी की वजह से सर, उन्होंने जो अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी फिजिकल क्लासेस से चेंज करके आईटी के जरिए सर ऑनलाइन कर दिया सर। आई रिपीट, जो बिजनेस स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी ये है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना है, उनकी क्वेरीज को क्विक रिप्लाई करना है, उनके एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाना है, उनके फ़ी पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाना है। इसमें आप ये इस बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए आईटी कैसे मदद कर सकती है, ये है सवाल। सर ये जो अच्छा, ये एग्जांपल जो ना मैंने आपको सर के मतलब सिस्टम जो लड़के डेवलपमेंट दूर में हों सर, एक मिनट, सिस्टम डेवलपमेंट में ये एग्जांपल मैंने आपको 10वीं दफ़ा दी है, और आप लोग माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि याद रखने के मूड में नहीं होते कुछ। चलिए एनीवेज, हाँ बोलें क्या कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैं सर जो नाम नहीं ले, रुक जा ये जो जी आसिम ज़हूर, मैंने आपको एक केस दिया है, जी इसका बताएं क्या कैसे आईटी को एक्सप्लॉइट करें आईसीएमए की बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए। सर जैसे सर हम पहले सर मतलब न्यू सेशन हमारा चल रहा था, तो जो हमने एडमिशन करवाई है सर, हम खुद वहाँ जाकर गए हैं सर, उनमें सर मतलब फिजिकल गए हैं वहाँ पे, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है सर, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन किया है सर। सर अब जो है सर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मतलब फीस वगैरह की पेमेंट जो है सर, बैंक गए सर, बैंक के वहाँ से थ्रू। सर बैंक के थ्रू सर फीस जमा करवा गुड, दिया, जो एडमिशन है सर। ठीक है। अच्छा, और क्या है? ओके सर। चलें, नेक्स्ट इज अहमद फराज जी, आप बताएं क्या है अहमद फराज। कैसे आईसीएमए की बिजनेस स्ट्रेटजी को आईटी सपोर्ट कर सकती है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बंद कर दें माइक आप। जी फातिमा मकसूद, आप बताइए। सर जैसे आईसीएमए वालों ने ये कोरोना की वजह से जो है अपनी आईटी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए सब लोग को ऑनलाइन फैसिलिटेट किया, चाहे वो फी पेमेंट है या कोई स्केजुलिंग है, सबको ऑनलाइन तरीके से जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो ये सारा आईटी की हेल्प से कर रहे हैं वो। जी, तो वेरी गुड अप्लाई। तो मैंने आपको कहा था ना कि उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए, एडमिशन प्रोसेस को जी तेज सर, वो किया हर जाए। यानी कि हर तरह से हमें तो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो हमें। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी इस बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए उन्होंने आईटी को एक्सप्लॉइट किया। अब मुझे नहीं जी पता एग्जैक्टली, लेकिन उन चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया। तो इसका मतलब ये है आईटी की मदद से उन्होंने अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को चेंज किया, बेहतर अचीव किया, चेंज नहीं किया। जी सर इम्प्रूव किया। जी, क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। यस सर। चलें, ग्रेट। अच्छा, अब दूसरा जो आईटी से आप काम कर सकते हैं, आईएस से, वो ये कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। आईटी की मदद से आप न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ आईसीएमए। आईसीएमए
कैसे आईटी की मदद से अपने लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। फीस में डिस्काउंट, फीस में डिस्काउंट से क्या नई अपॉर्चुनिटी होगी? सर ऑनलाइन एग्जाम्स एंड ऑनलाइन क्लासेस, इससे सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। हर स्टूडेंट क्लासेस और एग्जाम्स दे सकते हैं, वो कहीं पर भी हो। वेरी गुड, लेकिन इसको थोड़ा सा आप और बढ़ाएं तो आपका आंसर अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी जहाँ कैंपस ना जहाँ कैंपस नहीं है वहाँ पे कैंपस में गुड, ऑनलाइन जहाँ कैंपस नहीं है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक अल्फाज में कह दें तो अभी तक आप देखें आईसीएमपी लेट्स से पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है ना, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान से बाहर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यस सर, ओवरसीज। तो ये एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अलावा दे कैन गो टू फॉरेन स्टूडेंट्स एज वेल। जी ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। गुड। तो आईएस का यही काम है ना, जो आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है उससे बना के आप दो काम कर सकते हैं, या तो अपने बिजनेस को और बेहतर कर लें या एक और नया बिजनेस शुरू कर लें। जी क्या ये पॉइंट्स दोनों क्लियर हो गए आपको? यस यस सर। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी एग्जांपल दी थी कि एयरलाइंस ने अपने लिए एक नया बिजनेस क्रिएट कर लिया। वो ये है कि जब कोई उनसे टिकट बुक करवाता है तो वो आपको होटल रिजर्वेशन भी करके दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट की है कि ज़ाहिर वो होटल रिजर्वेशन करवाएंगे तो उसमें आपसे उनको एक सर्टेन परसेंटेज मिलेगा ना। ये उनके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी एवरीबॉडी। यस सर। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज आईटी स्ट्रेटजी? आईटी स्ट्रेटजी में चार चीज़ें आती हैं और यूं कह लें कि इट्स टेक्निकल साइड ऑफ आईएस। इसमें बात करते हैं कंप्यूटिंग की, आसान जुबान में कह लें हार्डवेयर। हम बात करते हैं एप्लीकेशन सिस्टम की, आसान जुबान में बात कर लें सॉफ्टवेयर। हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, आसान जुबान में नेटवर्क कह लें, और डेटा की। ठीक है जी। तो आईटी स्ट्रेटजी डील्स विद चार चीज़ें कि क्या हार्डवेयर होगा, क्या सॉफ्टवेयर होगा, क्या नेटवर्क होगा और क्या डेटा होगा। अब आप देखें, अगर आईसीएमए ने अपना एक अच्छा आईएस बनाया है, एक ऐसा आईएस बनाया है, एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जिससे वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं और साथ साथ वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक, तो अब जो वो सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम बनाने के लिए उन्हें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए होगी ना। यस नो? तो यस अब फिर वो सर। डिसाइड यस करेंगे सर। हम कौन सा हार्डवेयर लगाएं, हम कौन सा सॉफ्टवेयर लगाएं, कौन सा नेटवर्क लगाएं। ठीक, और हमारे पास किस किस्म का डेटा आएगा। जैसे एक ज़माने में सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटा आता था टेक्सचुअल डेटा, लेकिन अब तो ग्राफिक डेटा भी आ रहा है ना। हर स्टूडेंट से आप पिक्चर ले लेते हैं और उसको अपने सिस्टम में डाल देते हैं। जी इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। जो मैंने लास्ट टाइम ये शुरू किया था मैं वहीं पर इसको करेक्ट कर रहा हूँ कि आप ने अपने इदारे में इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। तो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए आप बनाएंगे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाएंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? यस सर। एक बैंक, Yes, sir. एक एयरलाइन, एक हॉस्पिटल, एक यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना चाहती है। इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए वो बनाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम, और जब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं तो उन्हें चाहिए होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी इशू हो तो प्लीज़ लेट मी नो। यार आप लोग बहुत ही नॉन रिस्पॉन्सिव है, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। यस नो, सवाल तो छोड़े इंसान। No, यस sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। यार प्रॉब्लम नहीं है तो जवाब देना। मैं अगर मेरे आप सामने बैठे हो तो मैं आपकी शक्ल देख के अंदाजा लगा लूँ कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। अब एज आई कैन नॉट सी यू तो डेफिनेटली आई नीड रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स जो है वो माशाल्लाह आप लोग ने फैसला किया कि रिस्पॉन्स देना नहीं है।
सॉरी सर। चलिए आगे चलें। मेरा ख्याल आप लोग इस चीज़ के आदी हैं कि आपको तो लेक्चर दे जो ना वो इंटरेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको बस एक रिकॉर्डेड वीडियो दे देनी चाहिए, वही मेरा ख्याल ज़्यादा अच्छी है। केवल से वी आर ट्राइंग टू बी इंटरेक्टिव, लेकिन वो फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। जी अच्छा सर। जी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अच्छा अब थोड़ा सा याद करें, पीछे हमने जिक्र किया था और आगे दोबारा भी जिक्र आना थोड़ा सा। हमने बात की थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जी याद है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? यस सर। क्या होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? सर कोई भी सर शॉर्ट टर्म प्लान सर जो सर हम बनाते हैं सर विद इन अ सर रेफरेंस इसमें टाइम फ्रेम। टाइम बेस्ड एक्टिविटी होती है, वेरी नाइस। इसमें फिक्स्ड आउटपुट मिलता है हमें। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये होता है प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट यस मैनेजमेंट। सर। अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो ऑपोजिट होता है वो होता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट में ज़ाहिर है कि स्टार्ट तो होता है लेकिन उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। अगर आपने फॉर एग्जांपल आईसीएमए ने आगाज़ लिया है तो उसका आगाज़ तो है लेकिन इसकी कोई एंडिंग नहीं है। वो चाहते हैं कि क़यामत तक चलता रहे। तो हर बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। यस नो, हर बिजनेस में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से मुताल्लिक, या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुताल्लिक, या कोई बिल्डिंग बनाने से मुताल्लिक, या कोई डैम बनाने से मुताल्लिक। ठीक, तो जब भी ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो रही है, और हर डिपार्टमेंट में आप देखें ऑपरेशंस मैनेजमेंट तो हो ही रही होगी ना, हर डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो रही है। यस नो? यस सर। यस सर। अकाउंट्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, उसके अंदर उसके रिसोर्सेज अपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो रही है। हम आईटी की बात कर रहे हैं तो आईटी में भी ऑपरेशंस हो रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको रिसोर्सेज की एलोकेशन करनी पड़ती है। रिसोर्सेज में आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज भी आते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज भी आते हैं। ठीक, तो कोई काम इम्पोर्टेंट होता है या उसके लिए टाइम कम होता है तो आप आईटी डिपार्टमेंट का हेड क्या करता है, ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा कंप्यूटर्स को वहाँ लगा देता है। ऐसे ही होता है। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास रिसोर्स एलोकेशन करनी पड़ती है। साथ ही साथ ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आपको स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स को भी फॉलो करना है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपके जो स्टैंडर्ड्स है, बिल्कुल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। और आपने प्रोसेस मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो जो हेड है डिपार्टमेंट का, आईटी डिपार्टमेंट का, वो प्रोसेस मॉनिटरिंग कर रहा है। प्रोसेस मॉनिटरिंग का मतलब है जो भी आपके प्रोसेसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है, डेटा एंट्री का प्रोसेस हो रहा है, नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोसेस हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो हर प्रोसेस पे आपकी निगाहें होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी निगाहें नहीं होंगी हर प्रोसेस पे तो आपके ऑपरेशंस इफेक्टिवली नहीं चल सकते। जी एवरीवन? यस सर। यस सर। थोड़ा बेहतर हो गया आप लोग। यस सर। ये मेरा ख्याल है कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने माशाल्लाह ईद पे बहुत खाया है और उसका, क्योंकि ईद के बाद मैंने देखा आप लोग डल हुए, थोड़ा सा पहले बेहतर थे। और सर ईद पे खाया ही कुछ नहीं। ये भी वजह हो सकती है कि चूंकि कुछ आपने खाया ही नहीं तो आप में एनर्जी नहीं है, ये तो आप चीज बोल ही नहीं पा रहे। गुड। अच्छा जी, आईटी सर्विस मैनेजमेंट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका आईटी डिपार्टमेंट अच्छी तरह से चले, अच्छा ये बताएं कि आप में से कितने लोग काम कर रहे हैं? How many of you are working somewhere? सर एट होम। एट होम हो या कहीं भी हो, आप किसी इदारे से मुंसलिक कर रहे हैं सर। ये क्या है? ठीक है, अगर आप इदारे से काम कर रहे हैं, आपके इदारे में आईटी डिपार्टमेंट है? हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है नहीं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जो किसी इदारे में काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट है? यस नो? सर होगा। होगा सर। अरे भाई मैं जिससे बात कर रहा हूँ उससे, किसने कहा था कि मैं काम कर रहा हूँ?
जी किसने कहा था? सर मैंने कहा। क्या नाम है आपका? काशिफ। हाँ काशिफ, तो आप बाजार आपसे इदारे का नाम नहीं पूछा, मेरे कॉन्फिडेंशियल। आपके इदारे में आईटी डिपार्टमेंट है? यस सर। अच्छा गुड। ये बताएं कि क्या लोग आईटी डिपार्टमेंट से खुश हैं या ना खुश हैं? खुश है सर। खुश हैं? यस सर। रियली? यस सर। तो चलें, इदारे का नाम ना बताएं, ये बता दें कि आपका इदारा क्या करता है, क्या उसका प्रोडक्ट है, सर्विस है। सर मैं तो मोबलिक में हूँ, जैस में, यहाँ पे ब्लू एरिया अच्छा मोबाइल में इस्लामाबाद में। जैस। ओए हो जैस। अच्छा इसको मतलब है आप लोग जो है सर अपने मैं एक एग्जांपल दूं। जी बताएं। सर मैंने ना कुछ अरसा एक स्कूल जॉब की थी सर, वहाँ पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर जो है वो खरीदा था, जिसके अंदर सारे स्कूल के बच्चों का डेटा एंटर था, कंप्यूटर के लिए। तो उसको सर हम क्या कह सकते हैं? एक मिनट, वो उस इदारे का, उस स्कूल का इंफॉर्मेशन सिस्टम था, यस ना? जी सर। जी हाँ, आगे चलें। सर उसका फायदा ये हुआ था कि उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे उनकी आईडीज थी, उन आईडी से उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनकी क्लासेस ढूंढना और उन बच्चों को जांचना आसान था। और इसके अलावा अगर एक ही घर से 2-3 बच्चे आ रहे हैं, मतलब उनका सरनेम सेम है, तो उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता था। मतलब ये उन्होंने आईटी से हेल्प ली थी। वेरी गुड। अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को उन्होंने सपोर्ट किया। नहीं, मेरा सवाल ये था जी सर कि आप जब काम करेंगे ना, तो आप नोट कीजिएगा कि लोग आमतौर से अपने आईटी डिपार्टमेंट से, मैं आमतौर से कह रहा हूँ, मैंने कि हर जगह ऐसा ही है, आमतौर से लोग अपने आईटी डिपार्टमेंट से खुश नहीं होते। सर क्यों सर? अच्छा क्यों, मैं इसकी तरफ आता हूँ। उससे पहले किसी ने कुछ हाँ वहाँ का हल्का सा आवाज आई हाँ की, किसने कहा जी हाँ? जी किसने कहा हाँ? आपका नाम? सर अहमद हसन नासिर। सॉरी? अहमद हसन नासिर। हाँ, तो आपको क्यों लगता है, क्या क्या नाराजगी होती है लोगों को आईटी डिपार्टमेंट? सर मीन्स के जब हम लेक्चर होता है ना, तो सर जैसे तो उस पे देते हैं ना सर, प्रोजेक्ट उस पे हमारे लेक्चर होता था, तो सर कभी वो ऑफ हो जाता था लेक्चर के दौरान, तो वो बहुत मतलब मसला होता था कि कभी आईटी वालों को बुला के लाओ, कभी वो कहीं गए होते थे, कभी कहीं गए होते थे, तो ये बहुत मसला होता था। ये है कभी उसकी यस सर। जब आप काम करेंगे तो अभी आप सुन लें सर, जब आप काम करेंगे ना, आप देखेंगे लोग आमतौर से मैं ये नहीं कह रहा हर जगह, लेकिन बहुत जगहों पे आप देखें लोग आईटी से नाराज होते हैं। उन्हें बड़ी शिकायतें होती हैं, यार नेटवर्क काम नहीं कर रहा, यार ईमेल काम नहीं कर रही, ब्राउजिंग नहीं हो रही, ये डेटा एक्सेस नहीं हो रहा, ये प्रिंटर काम नहीं कर रहा, ये स्कैनर में मसला हो गया है। इस किस्म की शिकायतें होती हैं। आईटी वालों की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट आपका उससे लोग खुश रहें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ चंद चीज़ों पर तवज्जो देनी है। उसे हम कह रहे हैं आईटी सर्विस मैनेजमेंट। तो पहला काम तो ये करें कि एसओपीज बना लें। आजकल तो एसओपी का मतलब सबको पता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। अच्छा, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं 3 E's ऑफ क्वालिटी आईटी सर्विस टू बिजनेस। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के पास हर चीज़ के लिए एसओपी होना चाहिए। सर पानी पी लें। सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। आपके पास हर चीज़ आईटी डिपार्टमेंट में हर चीज़ के लिए एसओपी होना चाहिए।
फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई इक्विपमेंट रिपेयर करना है तो उसके लिए भी एसओपी होना चाहिए। उस इक्विपमेंट रिपेयर की रिक्वेस्ट देनी है, उसके लिए भी एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई सिस्टम डेवलप करवाना है उसके लिए भी एसओपी होना चाहिए, कोई सिस्टम की मेंटेनेंस करवानी है तो उसके लिए भी एसओपी होना चाहिए। जी ये बात समझ आ रही है? यानी आपके पास आईटी डिपार्टमेंट में हर चीज़ के लिए एसओपी होना चाहिए, क्योंकि जब एसओपी होगा तो आप बड़ा इफेक्टिवली काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे, इकोनॉमिकली काम करेंगे और आप इंश्योर कर सकेंगे कि हर काम बेहतरीन अंदाज में हो। जी क्या ये बात समझ आती है? यस सर। राइट। अच्छा, इसके अलावा एक अच्छी चीज़ वो ये है कि अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस नीड्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस नीड्स एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जो भी आपकी बिजनेस नीड्स है आपके पास आईटी उसके मुताबिक होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो। फॉर एग्जांपल आसान से कम एग्जांपल लें, आपकी जो बिजनेस नीड्स हैं, आपके पास लेट्स से एक सर्टेन नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो उसके लिए आपको एक सर्वर की ज़रूरत है और 20 कंप्यूटर की ज़रूरत है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास इतना ही होना चाहिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पता चला आपने 30 कंप्यूटर लगा लिए तो अब आपकी नीड से ज़्यादा है ये, ठीक। या पता चला आपको 20 कंप्यूटर की नीड है और आपने 10 लगाए हैं तो आपकी नीड से कम है। सिंपल पॉइंट कि जितनी आपकी बिजनेस नीड्स है उसी हिसाब से आपके पास आईटी का सेटअप होना चाहिए। जी एवरीवन? यस सर। राइट। अभी इसके आखिर में एक टॉपिक आ रहा है उस पर हम ये भी देखेंगे कि आप अपनी आईटी की ग्रोथ नीड्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो भी थोड़ी देर में आने वाला टॉपिक। इसके अलावा एक और चीज़, जो भी आईटी लगाएं वो आप लगाएं अपने कस्टमर नीड्स को फोकस करते हुए। कस्टमर को क्या चाहिए? बाज़ वक़्त क्या होता है कि हम आईटी लगाते हुए हमारा फोकस होता है अपनी नीड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको आईसीएमएल की एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ कि आप उससे डील कर रहे हैं। अब जैसे आईसीएमएल ने क्या किया कि आपकी नीड को देखते हुए कि आपके लिए निकलना मुश्किल है, आपके लिए पेमेंट जमा कराना मुश्किल है, 10 चीज़ें हैं, तो आपकी नीड को देखते हुए सिस्टम डेवलप किया है, गेटिंग। और साथ साथ उन्होंने अपनी नीड्स को भी देखा है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाज़ वक़्त क्या हो सकता है कि आप कस्टमर की नीड को फोकस करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की नीड्स को फोकस करते हुए सिस्टम डेवलप कर लें। ऐसा सिस्टम ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं होगा। आईटी को हमेशा फोकस करना चाहिए किस पे? कस्टमर पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दूं आपको, लेकिन जितनी एटीएम्स हैं ये लगी हैं, इसके अंदर उन्होंने एटीएम और बल्कि अब तो हर चीज़ में आपके पास आ गया, हर जगह पे आप देखिए उर्दू में भी ऑपरेशन हो सकता है, सेल फोन भी उर्दू में ऑपरेट हो सकता है। यस नो? यस सर। आप उस कस्टमर को देखा है, हर कस्टमर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, तो हमेशा कस्टमर की नीड को फोकस करें। अच्छा जी, अब आईटी सर्विस मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। बेहतर करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने पढ़ा है कहीं, ईएम में पढ़ा था। ईएम में पढ़ा है। फिर बता दें क्या होता है? ठीक है, आप लोग बता दें, मैं क्या बताऊं। जी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सर क्वालिटी पे फोकस किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ज़बरदस्त, लेकिन और ये जवाब तो नहीं। जी और बता। इसमें डिफेक्ट्स होने नहीं देते और जो है कहते हैं इसमें एक थ्योरी भी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, के डिफेक्ट होने से पहले ही हम ठीक कर लें। गुड। और लेकिन सेंट्रल आइडिया इज मिसिंग। ये टीक्यूएम का मेन सर ये आइडिया आप कह रहे सही है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट। सर जी सर ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर ये मैं पढ़ा था सर, वो सर बता रहे थे कि ये जो हमारे पास हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं अपनी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसमें हमारे पास जो बेसिक हमने जिस चीज़ पे फोकस करना होता है सर वो हमारा कस्टमर होता है।
मतलब सर ये कस्टमर सेंट्रिक कैसे है? देखिए इसका सेंट्रल आइडिया जो है ना उसके नाम वो में कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है सर हमारे पास सर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट यार होती है देखिए सर। कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो चाहे आप TQM पे जाएं चाहे आप किसी चीज़ पे जाएं या किसी भी चीज़ पे ना भी जाएं, कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर कम्स फर्स्ट, या इन द वर्ड्स ऑफ यू फोन तुम ही तो हो, क्या नहीं? तो वो तो खैर Yes, कॉन्सेप्ट sir. है। TQM का जो सेंट्रल आइडिया है ना वो इन 3 लफ्जों में ही छुपा हुआ है। सर क्वालिटी एनहांसमेंट करना, नहीं वो ठीक है, क्वालिटी एनहांसमेंट करना सब कुछ सर सही है, क्वालिटी कंट्रोल करना। वो भी सही है लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेंट्रल आइडिया क्या है, इन 3 लफ्जों को याद रखें तो आपका सेंट्रल आइडिया क्लियर हो जाएगा। TQM, स्टैंडर्ड्स को सेट करना। अरे रुक जाओ अब भाई TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल का मतलब है फुल, कंप्लीट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल, गुड, ऑल। तो TQM के लिए जरूरी है कि इदारे में सब लोग इन्वॉल्व हों, ऊपर से लेकर नीचे तक और डिपार्टमेंट A से लेकर डिपार्टमेंट Z, ठीक है जी। तो ये मतलब है टोटल का ठीक है जी एवरीबॉडी। यस सर TQM का जो एसेंस है उसके लिए ज़रूरी है जो भी आप अचीव करना चाह रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी एनहांसमेंट, तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। सबका मतलब है टोटल। अच्छा क्वालिटी, इफ आई आस्क यू टू डिफाइन क्वालिटी, तो क्वालिटी क्या है ये बताएं। सर एक्सीलेंस क्या, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस कह सकते हैं इसको सर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। हाँ कह सकते हैं, एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं। हाँ वैसे बड़ी अच्छी डेफिनेशन है क्वालिटी की, जो कि एक क्वालिटी गुरु था his name was Duran, Joseph Duran. जोसेफ जुरान ये कहता है कि क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, फिटनेस फॉर यूज। अगर कोई चीज़ आपके मकसद को पूरा करती है तो वो एक क्वालिटी है, वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। जी ये बात समझ आती है? यस यस सर। फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी चाहिए और आपकी सर्टेन नीड्स हैं, अगर वो गाड़ी इन सर्टेन नीड्स को पूरा करती है तो दैट इज अ क्वालिटी गाड़ी, ठीक है जी। तो क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, ठीक है, एक्सेलेंस कह लें आप। अच्छा मैनेजमेंट का मतलब ये है कि क्वालिटी को आपने मैनेज करना है। क्वालिटी को मैनेज करने का मतलब ये है अभी एक लफ्ज आया था, किसी ने कहा था क्वालिटी कंट्रोल। यस अच्छा तो ये बताएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। QC और QA में क्या फर्क है? सर जो क्वालिटी एश्योरेंस है इसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनहांसमेंट दोनों आ जाते हैं। और और जी देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जो आपने कहा ना कि क्वालिटी एश्योरेंस में क्वालिटी एनहांसमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस दोनों आ जाते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्वालिटी एश्योरेंस होती है और क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आपके पास क्वालिटी एश्योरेंस है और क्वालिटी कंट्रोल है। और क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है कि आप स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, यस सर, प्रोसीजर्स बना देते हैं, स्टेप्स बना देते हैं, ठीक है जी। यस और फिर आप उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करते हैं, उन प्रोसीजर्स के मुताबिक काम करते हैं, उन स्टेप्स के मुताबिक काम करते हैं, और फिर क्वालिटी कंट्रोल में आप चेक करते हैं कि वो चीज़ें सही हुई या नहीं। जी बात समझ आई? यस सर। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अगर हम सम अप करें तो वो ये है कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है, हमें क्वालिटी मैनेजमेंट करनी है, मींस हमें क्वालिटी एश्योरेंस करनी है और क्वालिटी कंट्रोल करना है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन,
with the involvement of everyone in the organization. जी बात समझ आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा ये सिक्स सिग्मा का भी मेरा ख्याल है जिक्र आप लोगों ने सुना। What is Six Sigma? टूल है सर क्वालिटी में ये काइजन 5S और 6 सिग्मा इसके टूल्स है क्वालिटी मैनेजमेंट के। But Six Sigma क्या है? What is Six Sigma? सर सर ये तो सर ये जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है सर, हम जिससे ये कोशिश स्टेटिस्टिकल अप्रोच होता है सर, जिससे हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं सर वो नियर परफेक्ट हो और जो सर्विसेज दे रहे हैं सर वो भी नियर परफेक्ट हो। सर इसमें ये होता है कि हम लोग जो भी चीज बना रहे हैं उसमें स्टार्ट से हम लोग उसमें ये करें कि कोई फॉल्ट ना आए, स्टार्ट से उसको सही बनाए, इसमें फॉल्ट ना करो सर। तो इम्प्रूविंग योर प्रोसेस, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है सर। ये सिक्स सिग्मा मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है? Six Sigma is actually a process improvement methodology. It is a process improvement methodology because हम ये कहते हैं अगर आप जनरल एक तस्वीर को जहन में लाएं, सबने हजारों बार देखी हुई है, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट। इनपुट प्रोसेस आउटपुट सबको पता है। देखिए अगर आपका प्रोसेस अच्छा होगा ना तो आपका आउटपुट अच्छा होगा। अगर आपका प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, बेहतरीन इनपुट से भी आप अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्या ख्याल? यस सर। जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस आइडिया? Yes, sir. तो सिक्स सिग्मा एक मेथोडोलॉजी है और ये यस सर। काशिफ यू वर्किंग फॉर मोबिलिंक, राइट? काशिफ ने बताया। काशिफ, यस सर। आप मोबिलिंक के लिए काम कर रहे हैं ना? यस सर। मोबिलिंक के लिए एक अच्छी बात यह है कि मोबिलिंक के तकरीबन 25 पीपल की ट्रेनिंग मैंने करवाई थी सिक्स सिग्मा के ऊपर ही, जैसे 5 डे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। यस सर। कुछ लोग कराची के थे, कुछ लाहौर के थे, कुछ कोयटा के थे, मेनली तो लाहौर साहबाद के थे, ठीक है। यस सर। तो बेसिक आइडिया सिक्स सिग्मा का यही है कि आप प्रोसेस मेथोडोलॉजी, जो प्रोसेस है ना उसको इम्प्रूव करते हैं, और प्रोसेस को जब इम्प्रूव करेंगे तो फिर आपका आउटपुट बेहतर हो जाएगा, ठीक है। वरना अच्छा इनपुट भी प्रोसेस खराब होने की वजह से आपके आउटपुट को खराब कर देगा। प्रोसेस क्या हो सकता है? अब आप देखें, वही जो मैं कहा कि पीछे बात की थी कि आपके यहाँ डेटा एंट्री का प्रोसेस है, आपके यहाँ नेटवर्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है, आपके यहाँ हायरिंग का प्रोसेस है आईटी डिपार्टमेंट में, गेटिंग तो हर प्रोसेस इन्वॉल्व है, हर प्रोसेस को आपने बेहतर करना है, ठीक। और तीसरी चीज़ आपके पास जो एक टूल है वो है BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो क्या होती है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग? रिपीट करना बिजनेस प्रोसेस को। हाँ सर, प्रोसेस खराब होता है वहीं से दोबारा से स्टार्ट करते हैं, री इंजीनियर करते हैं। देखिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है, इंजीनियर का मतलब होता है बनाना, रिकंस्ट्रक्ट। री इंजीनियर का मतलब दोबारा बनाना, इंजीनियर का मतलब है बनाना और री इंजीनियर का मतलब है दोबारा बनाना, ठीक है जी। तो ये भी एक मेथोडोलॉजी है BPR, और ये 90s में बड़ी पॉपुलर थी। 90s से लेकर को 2005 तक बड़ी पॉपुलर मेथोडोलॉजी थी, और उस जमाने में हर कोई BPR कर रहा होता था। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए दो राइटर्स हैं, हैमर एंड चैम्पी। उन्होंने बड़ा मजे का कुछ लफ्ज इस्तेमाल किए BPR के लिए, जैसे कि BPR जो है ना जब आप BPR करते हैं, किसी प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं, किसी प्रोसेस को दोबारा बनाते हैं, तो उस प्रोसेस के अंदर रेडिकल, फंडामेंटल एंड ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं। 3 लफ्ज इस्तेमाल किए उन्होंने,
fundamental, radical, dramatic, fundamental, dramatic and radical changes आती है। ठीक, जो प्रोसेस होता है वो इतना डिफरेंट होता है कि यानी पहला वाला प्रोसेस और री इंजीनियर्ड प्रोसेस उसमें कोई आपस में मैच ही नहीं होता। ठीक, अब मैं इसकी एक दो मिसालें देता हूँ आपको जो आपकी देखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर सबके पास शनाख्ती कार्ड है। Yes, sir. Is there anyone who doesn't have Yes, शनाख्ती sir. कार्ड? अब ये शनाख्ती कार्ड सब लोगों ने बनवाया। प्रोसेस आसान था, मुश्किल था? आसान था। आप गए, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, उन्होंने आपकी लेटर दी, आपकी आपकी तस्वीर ली, आपको सब छाप के दे दी और आप सबका साइन करा के ले आए और वहाँ पे जमा करा दी और आपका शनाख्ती कार्ड बन गया। यस नो? यस सर। Yes, sir. आप में से कोई शादीशुदा है? No, sir. नो सर। कितना अफसोस से बोला आपकी ओर से। लेकिन आपने चले आसपास में बहन भाइयों में कोई बड़ा या किसी की शादी होगी, कज़न दोस्त की, तो आप देखिए वाइफ का शनाख्ती कार्ड अपडेट कराना बड़ा आसान काम है। आप जाएं, हस्बैंड वाइफ जाएं, दोनों अपने शनाख्ती कार्ड दें और वाइफ का नया शनाख्ती कार्ड, अपडेटेड शनाख्ती कार्ड बन गया। जी, किसी ने सुना है? बड़ी आसानी से बन गया। नो सर। नहीं, ऐसा नहीं सर। आप सुन लिया? No, sir. आप सुन लिया? Yes, sir. बड़ा आसानी से। Yes, sir. अच्छा जी, Sir. अब जरा अपने अब्बाजान के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा, क्योंकि उनके पास पुराना शनाख्ती कार्ड भी होगा, उनके पास नया वाला भी है, पुराना वाला भी होगा। एंड आई यूज दिस वर्ड, कोई और वर्ड है नहीं। पहले शनाख्ती कार्ड बनाने का प्रोसेस इंतहाई जिल्लत से भरपूर प्रोसेस था। आप जाएं, डाकखाने से फॉर्म लें या शनाख्ती कार्ड ऑफिस से फॉर्म लें, फिर वो जाएं, फिर वो भराएं, वो जमा कराएं, फिर काउंसलर से साइन कराएं, फिर उससे साइन कराएं, फिर जमा कराएं। फिर जब शनाख्ती कार्ड लेने जाएं तो कभी कभी वो आप पे डाउट करते थे, फिर आपको पूछते थे। इतना लंबा और तकलीफ दह प्रोसेस था, वो सब खत्म हो गया। तो अब क्या हो गया? आपने पूरे शनाख्ती कार्ड के प्रोसेस को री इंजीनियर कर दिया है। जी, बात समझ आई? यस सर। हाई पेनफुल प्रोसेस को खत्म करके इतना रेडिकली, ड्रामेटिकली, फंडामेंटली डिफरेंट प्रोसेस बना दिया है। तो ये एक अच्छी सी मिसाल है बीपीआर की जो सबकी देखी हुई है। जी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. जैसे हजारों मिसालें हर इदारे के अंदर हैं, लेकिन मैं ज़ाहिर वो मिसालें दे रहा हूँ जो आपकी देखी हुई है। अब एक अगली मिसाल जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये शायद आपने ना देखी हुई हो, लेकिन बहुत बड़ी मिसाल है। एफपीआर के अंदर टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग है, उस प्रोसेस को उन्होंने री इंजीनियर कर दिया और ऑल टुगेदर डिफरेंट बना दिया और तेज बना दिया। जी, बात समझ आ रही है? जी सर। बट ये है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो आप आईटी सर्विस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज सीएमएम। अब सीएमएम क्या है जी? दिस इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। दिस इज कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। अभी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल क्या है, इसको जरा समझना पड़ेगा। कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, ये बताएं कि आप सब लोग मैच्योर हैं? यस सर। ये जरा मुझे लिख के दे दें आप लोग, सर। जरा टेक्स्ट करें कितने लोग मैच्योर हैं, कितने लोग इमैच्योर हैं। जल्दी से टेक्स्ट करें। ओके सर। चैट में लिखें, एम लिख दें, आई लिख दें। एम इज मैच्योर, आई इज इमैच्योर। सब लोग नहीं लिखना चाह रहे। और जितने लोगों ने लिखा है माशाल्लाह मैच्योर ही लिखा है, माशाल्लाह। चलिए, सारे मैच्योर हैं। गुड। अब ये बताएं कि आप लोग ने लिखा है कि आप लोग मैच्योर हैं, ये बताएं कि आप ज़्यादा मैच्योर हैं या आपके अब्बाजान ज़्यादा मैच्योर हैं?
अब्बाजान, ठीक है। एक अब्बाजान का मैच्योरिटी लेवल है, एक आपका मैच्योरिटी लेवल है, और अगर कोई Yes, और आपका डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस है। और अगर आपसे कोई छोटा है तो उसका भी कोई मैच्योरिटी लेवल होगा, बट आई एम श्योर इन तीनों, आपका छोटा, आप और आपके अब्बाजान, इन तीनों के मैच्योरिटी लेवल में फर्क है। यस ना? yes, sir. यस सर। तीनों मैच्योर हो सकते हैं, लेकिन मैच्योरिटी लेवल में फ़र्क होगा। ठीक, अच्छा, ये एक बहुत बड़ी कहानी है ज़ाहिर है कि वो आपसे चूँकि इतनी रेलेवेंट नहीं है, तो आई एम कटिंग इट शॉर्ट। तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल के अंदर आप भी देख सकते हैं कि आपके यहाँ आईटी कितनी मैच्योर है, आपके इदारे में आईटी कितनी मैच्योर है। Mature है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ हर चीज़ दी बेस्ट है, आपके सिस्टम डेवलपमेंट दी बेस्ट है, आपका हार्डवेयर दी बेस्ट है, आपका सॉफ्टवेयर दी बेस्ट है, आपकी नेटवर्किंग दी बेस्ट है, आपकी सिक्योरिटी दी बेस्ट है, ठीक है, आप बिल्कुल फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच पे चल रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी आईटी का मैच्योरिटी लेवल हाईएस्ट है। यस नो? यस सर। अगर आपका Yes, ये sir. हाल है कि आपके यहाँ कोई एसओपी नहीं है, कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके यहाँ मैच्योरिटी लेवल 0 है। यस नो? जी सर। लेकिन आप जी सोच सकते हैं सर। Yes, ज़्यादातर sir. इदारों में, ज़्यादातर इदारे के बीच में ही है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है। यस नो? यस सर। बल्कि इसमें आपको मिनिमम भी बता देता हूँ, मिनिमम इज लेवल 0, जिसका मतलब है कि आपके यहाँ आईटी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, और मैक्सिमम इज लेवल 5। लेवल 5 का मतलब है कि आपकी आईटी इंतहाई मैच्योर आईटी है, बेहतरीन आईटी सेटअप है आपके पास। यस नो? यस सर। यस आप सर। मॉडल के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ आईटी का मैच्योरिटी लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक, जैसे पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं कि चंद ही इदारे हैं जो सीएमएम लेवल 5 पर है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल 5 के हिसाब से वो क्वालिफाई करते हैं। ज़्यादातर इदारे 3 या 4 पे चल रहे हैं। ठीक, बहुत सारे इदारे ऐसे हैं 0, 1, 2 पे चल रहे हैं। ठीक है जी, तो आप चेक कर सकते हैं, अभी पूरा एक मेथड है, पूरा एक प्रोसेस है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपकी आईटी का मैच्योरिटी लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और ज़ाहिर जितना मैच्योरिटी लेवल हाई है उतनी आपका आईटी सेटअप अच्छा है, आईटी सर्विस अच्छी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस नाउ? यस Yes, सर। sir. यस सर। चलें, दैट्स ग्रेट। खासी अच्छा जी, फिर आपके पास एक और चीज़ ये है कि आईटी सर्विस मैनेजमेंट जो है ना, जनरली कंसर्न विद बैक ऑफिस एंड ऑपरेशनल कंसर्न्स ऑफ आईटी। अच्छा, अब आपको यहाँ पर 2 लफ्ज़ समझने होंगे, 2 लफ्ज़। एक तो है बैक ऑफिस, ये सुना लोगों ने लफ्ज़ पहले, बैक ऑफिस? अच्छा, और कोई लफ्ज़ सुना आपने इससे मिलता जुलता? हेड ऑफिस तो नहीं है? सॉरी? हेड ऑफिस नहीं, हेड ऑफिस नहीं है। देखिए, एक होता है बैक ऑफिस, एक होता है फ्रंट ऑफिस। एक होता है बैक ऑफिस, एक होता है फ्रंट ऑफिस। बड़ी आसान सी बात है। फ्रंट ऑफिस वहाँ जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है, सॉरी, फ्रंट ऑफिस वो है जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है। जी जहाँ सर। पब्लिक डीलिंग हो रही है वो फ्रंट ऑफिस है, और जहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं हो रही वो क्या है? बैक ऑफिस। अच्छा, अब अगेन फिर शुरू करते हैं आईसीएमपी की एग्जांपल से। तो आपको आईसीएमपी में कहाँ नजर आता है फ्रंट ऑफिस? रिसेप्शन। Sir, reception. रिसेप्शन से क्या होता है? रिसेप्शन तो कुछ भी नहीं होता। रिसेप्शन वाले तो आपको बता देते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ। जो Admin एजुकेशन department. डिपार्टमेंट है आपका, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये फ्रंट ऑफिस है, ये पब्लिक डीलिंग करता है ना, स्टूडेंट्स आते हैं, एडमिशंस एंड ऑल दिस। यस नो? Yes, sir. और एग्जाम डिपार्टमेंट फ्रंट ऑफिस। यस नो? Yes, sir. है यस सर। एग्जाम डिपार्टमेंट आपका फ्रंट ऑफिस है।
वो आपकी डीलिंग करता है? नो सर। नो सर। नो सर, बैक तो ऑफिसर। ICMA का एक बैक ऑफिस है, उसका किसी को बैक पता भी नहीं है, ठीक है। अब आप एक चले जाएं एयरलाइन के अंदर, तो आप देखें फ्रंट ऑफिस है जो आपको टिकट इशू कर रहा है, नहीं, लेकिन पीछे उनका एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, पीछे उनका एक मार्केटिंग तो नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एडमिन डिपार्टमेंट होगा। ये कोई पब्लिक डीलिंग में इन्वॉल्व नहीं है। यस नो? यस ये उनके बैक ऑफिसेस हैं। जी समझ आ गई बात? यस सर। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आईटी को ना सिर्फ ये कि फ्रंट ऑफिस को इम्प्रूव करना चाहिए जहाँ पब्लिक डीलिंग हो रही है, बल्कि आईटी को बैक ऑफिस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। जी ये बात समझ आती है? यस सर। यस सर। जी सर। ओके, चलें। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ पढ़ी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड चेंज। यस नो? और चेंज क्या होती है वैसे? इम्प्रूवमेंट करना। चेंज इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। तब्दील सर। तब्दील करना। ओए होए होए होए, ये ना क्या तब्दीली। चेंज मैनेजमेंट को मतलब कोई न्यू तब्दीली सिस्टम का लेके लफ्ज़ जो आना, है, सॉरी, न्यू सिस्टम लेके आना। न्यू सिस्टम के चेंज। आप अगर मैनेजमेंट में पढ़ा, ईएम के अंदर पढ़ा चेंज, तो चेंज की बातें की। सर हमने फेस पढ़े थे चेंज मैनेजमेंट अच्छा, के। रीफ्रीज होता है। ठीक है लेवल्स की थ्योरी। लेकिन चेंज इज बेसिकली एनी ऑल्टरेशन। गुड और बैड की तो बात ही नहीं है। चेंज इज एनी ऑल्टरेशन, एनी मॉडिफिकेशन, एनी ट्रांसफॉर्मेशन, एनी इवोल्यूशन, एनी रिवोल्यूशन। ठीक है, जब भी कोई चीज में तब्दीली होती है तो दैट इज कॉल्ड चेंज। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। और चेंज मैनेजमेंट एक मुश्किल तरीका है, एक मुश्किल चीज़ है। बेसिकली जब चेंज आती है ना तो लोग खौफजदा हो रहे होते हैं, रिटेलिएट करते हैं ना लोग। रिटेलिएट भी कर सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को हार्म हो रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए चेंज मैनेजमेंट। तो आईटी के अंदर तो हर वक्त चेंज आ रही है जनाब। आईटी डिपार्टमेंट में, इदारों के आईटी सेटअप्स में हर लम्हे चेंज आ रही है, ठीक। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि आपके पास क्या क्या चेंजेस आ रही होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई नया सिस्टम लगाते हैं तो ये नया सिस्टम चेंज है ना? यस नो? ये डिपार्टमेंट में। यस सर। अच्छा, तो चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर आप सबको इन्वॉल्व करें, ये आपने वैसे भी पढ़ा होगा, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स कि चेंज ला रहे हैं तो सबको इन्वॉल्व करें। अगला क्या है जी? जब चेंज लाते हैं अच्छा, आईटी की चेंज में प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आईटी चेंज आप लाते हैं तो हमेशा चीज़ें ज़्यादा हाईटेक हो रही होती हैं। यस नो? यस सर। इदारे में टोटली मैनुअल काम हो रहा था, अब टोटली ऑटोमेटेड। तो अब देखा ना, इदारे का कल्चर ही चेंज हो गया, इदारे का कल्चर ही चेंज हो गया। यस नो? यस सर। यस सर। यहाँ अब लोग जो हैं बड़े हाईटेक हो गए हैं, उनकी नॉलेज अपडेट हो गई है, कंप्यूटर ओरिएंटेड हो गए हैं, इक्विपमेंट आपके पास बेहतरीन लगा हुआ है। तो एक पूरा इदारे का कल्चर चेंज हो गया है, ठीक। तो आपने ख्याल रखना है कि इस कल्चर में लोग आसानी से एडजस्ट हो जाए। यस नो? यस यस सर। एक और चीज़ ये है कि जब चेंज मैनेजमेंट आप कर रहे हैं तो आपको सबको एजुकेट करना चाहिए। जब आप नया सिस्टम ला रहे हैं तो पीछे हमने सिस्टम डेवलपमेंट में पढ़ा था, लोगों की ट्रेनिंग करनी चाहिए। यस सर? यस सर। यस सर। ये वही वाली बात, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जब चेंज कर रहे हैं तो आप लोगों को इंसेंटिव दें, क्योंकि अभी आपने कहा ना रिटेलिएट करते हैं लोग, या बाज़ लोग जो है वो चेंज चाहते ही नहीं है। पर इसलिए कि वो पुराने सिस्टम से यूज्ड टू हो चुके होते हैं, फिर नए सिस्टम से बहुत सारी चीज़ें, हाँ, लॉट ऑफ रीजंस। तो आप इंसेंटिव दे सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूँ आपको, बैक इन व्हेन 91-92 की बात होगी, खासी पुरानी हो गई। एक इदारे के अंदर हमने ऑटोमेशन की, तो अब वहाँ पर उस ज़माने में टाइपराइटर्स थे,
जिसमें टाइपिंग करते थे। जो टाइपिस्ट लोग थे उनको भी कंप्यूटर दिया गया, मेरे ख्याल 90 की बात है। तो हमने उन्हें कंप्यूटर दिया, अब वो कंप्यूटर इस्तेमाल ही नहीं करते थे, वो फिर टाइपराइटर पे वो सीखना ही नहीं चाहते थे। तो कुछ अर्से बाद, एक आध महीने के बाद भी रियलाइज़ कि वो नहीं करेंगे, तो हमने मैनेजमेंट से बात की और मैनेजमेंट ने एक इंसेंटिव बड़ा अच्छा ऑफर किया कि जो भी कंप्यूटर यूज़ करेगा उससे कंप्यूटर अलाउंस मिलेगा 1000 रुपये। फिर अब तो लोग टाइपिस्ट सीख की लेंगे। सैलरी थी 4000, टाइपिस्ट की सैलरी थी 4000 रुपये और 1000 रुपये कंप्यूटर अलाउंस, 25% ऑफ द सैलरी। जिस दिन ये अनाउंस हुआ अगले दिन से सभी कंप्यूटर पे बैठ गए। जी ये बात समझ आ रही? यस सर। यस तो सर। ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है। आप और कोई इंसेंटिव दे सकते हैं भाई, अगर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे तो आप जल्दी फारिग हो जाएंगे, आपको क्या कहते हैं लेट शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी इस किस्म की चीज़ें आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पूरा SDLC जो हम पढ़ चुके हैं वो आपने बहुत ही केयरफुली रन करना है, एक एक स्टेप को आपने तरीके से लेके चलना है। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, यस नाउ? यस सर। अच्छा जी, यस सर। जी गुड। कैपेसिटी मैनेजमेंट, मैंने भी आपसे कहा था, इसका जिक्र आ रहा है कि आपके पास इनफ कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास IT का इंफ्रास्ट्रक्चर इनफ नहीं है, कम है, तो क्या होगा? जी क्या होगा? जी क्या होगा? अगर आपके पास IT का सेटअप छोटा है, कम है, देन योर बिजनेस नीड्स, तो क्या होगा? बिजनेस की नीड्स को वो फुलफिल नहीं कर सर आप सकेगा। कस्टमर्स effectively वर्क नहीं कर पाएंगे। हाँ, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, सर्विस नहीं दे पाएंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा। यस नो? यस यस सर। यस सर। आपको हमेशा करनी चाहिए एक चीज़ विच वी कॉल कैपेसिटी मैनेजमेंट, कि अपनी कैपेसिटी को मैनेज करते रहें। अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि अगले 10 सालों में आपका बिजनेस जो है डबल हो जाएगा, तो फिर आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आपका IT का सेटअप भी अगले 10 सालों में डबल हो जाए। यस नो? यस यस सर। सर। अब देखिए ना, कराची इलेक्ट्रिक का रोना सभी रो रहे हैं। आपको नहीं पता था कि 2020 के अंदर बिजली की नीड्स क्या होंगी। 2005 में आपको पता था कि 2020 में जाके क्या होना है। तो अगर आप उसी वक्त से अपनी कैपेसिटी मैनेज करते तो ये बिजली का मसला नहीं आता। यस नो? यस सर। यस सर। सर। यस सर। इसी तरह से आपके पास IT में भी है। अब आप एक बैंक है फॉर एग्जांपल, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्री ने बड़ा फ्लरिश किया, आपने एक छोटा मोटा सेटअप लगाया हुआ था, पता चला आपका बिजनेस जो है 5 टाइम्स बढ़ गया है, आपके पास वही IT इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। अब रिजल्ट क्या हुआ? जैसे मैं एक बैंक का जिक्र करूँ आपसे विदाउट टेकिंग द नेम, 2006 के अंदर उनका पूरा टेक्नोलॉजी ऑडिट जो था मैंने किया, और उनके पास कैपेसिटी के बहुत इश्यूज थे। उनके कुछ अनफॉर्चुनेट IT स्ट्रेटजी रही, उन्होंने उस वक्त अपना सिस्टम भी चेंज किया, अपने प्रोटोकॉल्स भी चेंज किए, उनको PTC से बैंडविड्थ नहीं मिल रही थी, ठीक, और बहुत सारे मसले थे। रिजल्ट एक दिन ऐसा आया कि उस बैंक ने अखबार में ये ऐड दिया कि जी अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो आप अपने बैंक में जाएं, अपनी ब्रांच में जाएं, देयर इज़ नो ऑनलाइन बैंकिंग। उनकी ऑनलाइन बैंकिंग ठप हो गई। ठीक, क्यों? इसलिए, और वो बहुत बड़ा बैंक है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है। दैट वाज अ ब्लंडर दे डिड, एंड माय ऑब्जर्वेशंस वर, ये सारी की सारी उन्हें मैंने ड्यूरिंग ऑडिट हाईलाइट की थी, और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। बहरहाल उस वक्त भी उस बैंक की कोई 950 ब्रांचेस थे, अब तो और ज़्यादा हो गए। खैर 949 ब्रांचेस एट दैट टाइम टू बी प्रिसाइज। तो आपको अपनी कैपेसिटी को मैनेज करना होता है, वरना आप मारे जाएंगे। बिजनेस बढ़ गया, उसी हिसाब से आपका IT सेटअप भी बढ़ना चाहिए। जी एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। ये लाइन पढ़ लेते हैं जी। ओके सर।
ये मतलब आपको क्या कोई दौरा पड़ता है, थोड़ा सा क्या होता है? तो मसला होता है। देखिए कैपेसिटी एंड ग्रोथ प्लानिंग एसेंशियल है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी इन बिजनेस। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि आजकल आपका सारा बिजनेस आईटी बेस्ड है, और अगर आपका आईटी का सेटअप कम पड़ गया बिजनेस नीड्स के हिसाब से तो आपका बिजनेस नीचे चला जाएगा। यस नो? तो आपको निगाहें रखनी है अपने बिजनेस पे भी, बिजनेस नीड्स पे भी, और आईटी नीड्स पे भी। ठीक है जी, शॉर्ट रेंज में भी, लॉन्ग रेंज के अंदर भी। अब कैपेसिटी ग्रोथ प्लानिंग जब आप करते हैं तो उसके दो मेथड्स हैं आपके पास। कैपेसिटी ग्रोथ प्लानिंग के दो मेथड्स हैं, एक है इंट्यूटिव मॉडल और एक है स्टैटिस्टिकल मॉडल। अच्छा, इंट्यूटिव मॉडल क्या है? आई एम श्योर लोग समझते हैं इंट्यूशन समझते हैं? जी, इंट्यूशन समझते हैं? छठी हिस्स होती है, छठी हिस्स। आप कहते हैं यार मुझे लग रहा है बारिश होगी, लोगों ने कहा यार सिक्स सेंस। यस सर, सिक्स सेंस। बारिश का तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा, आपने कहा मेरी छठी हिस्स कह रही। ठीक है ना? या आप कहते हैं मेरी छठी हिस्स कह रही कोई खतरा है। तो इसका मतलब है लोग छठी हिस्स को यूज करते हैं ना। तो आप आईटी की कैपेसिटी ग्रोथ प्लानिंग के अंदर भी इंट्यूटिव मॉडल यूज कर सकते हैं। इंट्यूटिव मॉडल आपको क्या, यार मुझे लगता है कि मेरा बिजनेस जो है अगले 2 सालों में डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब है मुझे अपने आईटी सेटअप को भी डबल कर लेना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा इसका प्रूफ क्या है? आपने कहा प्रूफ नहीं है, मेरा दिल कहता है, मेरे ज़हन से एक आवाज़ आती है, मेरे दिल से एक आवाज़ आती है। जी, बात समझ आ रही? तो आप अपने इस दिल की आवाज़ के मुताबिक, जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी? यस नो? यस सर। यस सर। देखिए ये कोई बहुत अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिल की आवाज़ सही हो या आपके दिल की आवाज़ गलत हो। ज़्यादा अच्छा मॉडल दूसरा वाला है। कौन सा? स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो आप लोगों ने जैसे पीछे मेरा ख्याल स्टैट्स में टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह पढ़ा होगा। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि यार इस साल बिजनेस इतना है, अगले साल इतना है, एनपीवी वगैरह से पता चल जाता है बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं। हाँ, तो आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यार अगर बिजनेस में हर साल 5% ग्रोथ आ रही है तो उसके अंदर 10 साल के बाद कितनी ग्रोथ होगी, क्या नहीं? और मुझे कितना बड़ा सेटअप चाहिए होगा। जी जी सर, ये आईटी ऑडिट का टॉपिक आप पढ़ेंगे हम। आपको उसमें क्या इंटरेस्ट है? यहाँ पे ऑडिट का आया ना, कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑडिट, तो जेन में आया उसको, इसलिए पूछा। आपके जो आईटी ऑडिट के टॉपिक्स हैं वो शुरू हो रहे हैं नंबर 5 से। ठीक है, लेकिन हम पहले नंबर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 8 ही है। क्यों पढ़ेंगे 8 वो अगेन आपको पता चल जाएगा जब जाएंगे वहाँ। ठीक है। अच्छा जी, तो स्टैटिस्टिकल मॉडल भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम हमेशा बेहतर होगा कि चीज़ों को चेक करें, पहले ऑडिट कर लें चीज़ों को। ऑडिट करने का मतलब क्या है? अब ऑडिट हमारा एक डिटेल टॉपिक है, हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट का मतलब इंस्पेक्शन। ऑडिट का मतलब क्या है? इंस्पेक्शन। आप चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लें, चीज़ों को इंस्पेक्ट कर लें। ठीक। तो अब हम क्या करते हैं? हम कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑडिट करते हैं, कैपेसिटी मैनेजमेंट इंस्पेक्शन करते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी क्या सिचुएशन है और उसके हिसाब से फिर मैं अपनी कैपेसिटी को मैनेज करूंगा। जी, एवरीबॉडी विद मी? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, जब हम कैपेसिटी की ऑडिट करते हैं, कैपेसिटी मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? हम ये देखते हैं कि मेरे पास एग्जिस्टिंग सेटअप क्या है, कितने सर्वर्स हैं, कितने बड़ा नेटवर्क है, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने राउटर्स हैं। ठीक है, क्या आपके पास सारी चीज़ें हैं?
वो हम उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। इजी पॉइंट। Yes, sir. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त यस करंट सर। CPU का यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है, हमारा प्रोसेसर कितना इस्तेमाल हो रहा है। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको शायद बताया भी था या नहीं बताया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर कितना यूज़ हो रहा है। चलो मेरा ख्याल है हम देख ही लेते हैं। ये मैं आपको मेरा ख्याल पहले भी दिखाई ये चीज़। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है मेरा सिस्टम। यस सर। मेरा सिस्टम का CPU इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है तकरीबन 72%। 75, 80 तक, 94 तक गया था। कह रहे मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है, डिस्क कितनी इस्तेमाल हो रही है, कह रहे। यस। इसी तरह से हम सर्वर को भी चेक कर सकते हैं। मैंने देखा मेरा सर्वर जो है अक्सर बिजी होता है ओवर 85%। और हम नॉर्मली कहते हैं कि अगर आपका प्रोसेसर ओवर 85% बिजी है तो दिस इज द टाइम फॉर एक्सपेंशन। अगर आपका प्रोसेसर अक्सर 70% से नीचे रहता है तो इसका मतलब है, अगर उसका यूटिलाइजेशन 70% से नीचे रहता है तो इसका मतलब है कि आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा है। अभी देखिए मेरा प्रोसेसर 100% पे गया था, अभी भी 100% है। यस। Baran, coming back to the point. जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? No, sir. नो सर। तो आप देखें कि आपके पास CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, करंट एंड प्रोजेक्टेड। फिर आप स्टोरेज का यूटिलाइजेशन देखें कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आप अपना टेलीकम्युनिकेशन का, अपना नेटवर्क यूटिलाइजेशन, आपको सारे यूटिलाइजेशन नज़र आ रहे थे इसमें। यस नो, जो मैं आपको शो कर रहा था। Yes, sir. अगर ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज द टाइम कि मुझे अपनी सर्वर की कैपेसिटी को, अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। जी एवरीवन। Yes, sir. अच्छा, अगली चीज़ यस सर। वो हम देखते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रिस्पांस टाइम एंड प्रोसेसिंग टाइम। अच्छा, अगर आप याद करें SDLC में हम पढ़ चुके हैं रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम का मतलब है कि मैंने कहा कि मुझे स्टूडेंट ID 1 2 3 4 का डेटा चाहिए, कितनी देर में वो डेटा स्क्रीन पे अपीयर होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम। ठीक है जी। यस सर। तो मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम का रिस्पांस टाइम बहुत ही स्लो हो गया। कोई चीज़ पूछो 15-15, 20-20 सेकंड्स लग रहा है, यानी तो इसका मतलब है कि रिस्पांस टाइम स्लो हो रहा है। इस तरह से प्रोसेसिंग टाइम, पहले किसी चीज़ को प्रोसेस करने में 5 मिनट लगते थे, रिजल्ट को प्रोसेस करने में 5 मिनट लगते थे, अब 15 मिनट लगते हैं। तो रिस्पांस टाइम भी बढ़ रहा है, प्रोसेसिंग टाइम भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ाने का मौका आ रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यस नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। ये भी देखते हैं कि कितने लोग सिस्टम से कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पहले जो है हमारे बैंक में 1000 लोग कनेक्ट होकर काम करते थे। अब हमारा बिजनेस बढ़ गया हुआ है तो अब हमारी ब्रांचेस भी बढ़ गई हुई है, तो एक वक्त में 1500 लोग कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं। तो अब डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि अगर लोग बढ़ गए तो आपको सर्वर की कैपेसिटी को भी बढ़ाना चाहिए। पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये होती है, हम ये भी देखते हैं कि ऑफ पीक एंड पीक आवर्स। आई एम श्योर यू नो दिस थिंग। फॉर एग्जांपल, आप देखें ATM अगर यूज़ हो रहा है तो ATM का पीक आवर्स क्या होंगे, कब ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा? स्टार्ट ऑफ द मंथ, सैलरी टाइम। सॉरी, स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द जब मंथ। सैलरीज वगैरह आती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बताएं सर डे टाइम में, डे टाइम में ज़्यादा होगा। यस, रात को लोग कम रिस्क लेंगे कि ATM से आके पैसे निकालें। यस नो? Yes, sir. तो दिन जो है वो पीक टाइम है, रात जो है वो थोड़ा सा ऑफ पीक टाइम है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कब लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं आपके सिस्टम से, कब कम कनेक्ट होते हैं। ठीक, और सारे मसला उसी वक्त आएगा जब आपके पास पीक आवर्स होंगे। आप मालूम करें
कितने यूजर्स पीक आवर में कनेक्ट होते हैं, कितने लोग ऑफ पीक आवर में कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा आप इंसिडेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को भी देखें। ऑडिट में आप इंसिडेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंसिडेंट क्या होता है? अच्छा, ये भी एक टॉपिक है हमारा, ये कहीं आएगा आगे, लेकिन इसका आइडिया हम यहाँ पर ले रहे हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट रिपोर्ट्स ये होती हैं कि वो बताती हैं कि आपके सिस्टम में कोई इंसिडेंट हुआ। फॉर एग्जांपल एक वायरस आ गया, ये एक इंसिडेंट है। आपके सिस्टम पे हैकर अटैक हो गया, ये एक इंसिडेंट है। गेटिंग? यस सर। तो आप चेक करें इंसिडेंट रिपोर्ट्स को। बाज़ वक़्त क्या होता है, सिस्टम क्रैश कर गया, ये भी एक इंसिडेंट है। सिस्टम क्यों क्रैश कर गया था जी? बहुत लोड था उस पर, बहुत लोड था उस पर। जी बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। फिर जब आप कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अपने जहन में रखें, क्योंकि जब आप कैपेसिटी ऑडिट करेंगे आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या सेटअप लगा हुआ है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नया सेटअप्स मार्केट में क्या अवेलेबल है, क्योंकि जब आप कैपेसिटी को एनहांस करने जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी लगाएं। यस नो? इसके अलावा कि आप कोई नई एप्लीकेशंस तो नहीं बना रहे, नए सिस्टम्स तो नहीं बना रहे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगले 1 साल में आपने कुछ नए सिस्टम्स भी बनाने हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी कैपेसिटी को एनहांस करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आपकी अकाउंटिंग और मार्केटिंग की एप्लीकेशंस चल रही हैं, अब आप कह रहे हैं मैं फाइनेंस की और प्रोडक्शन की और एचआर की एप्लीकेशंस भी बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको सिस्टम की कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी। यस नो? यस सर। यस सर। तो इसके अलावा आप कॉल लॉग्स को देखें, कंप्लेन लॉग्स को देखें, कस्टमर से कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया कि जी आपके पास कंप्लेन आ रही हैं कस्टमर्स की कि जी मैं जब भी एटीएम पे जाता हूँ वो काम नहीं कर रही होती। हम एक बैंक का सिनेरियो ले रहे हैं। या फॉर एग्जांपल कस्टमर ये कहता है, उसकी कंप्लेन ये है कि मैं जब भी ऑनलाइन बैंकिंग करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो बहुत टाइम लेता है। गेटिंग? यस सर। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं, ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये भी आपको आइडिया दे रही होती हैं। या फॉर एग्जांपल कस्टमर की कंप्लेन ये है कि जब भी मैं आपके कॉल सेंटर पे कॉल करता हूँ तो ऑपरेटर को मैं अपना CNIC बताता हूँ, तो ऑपरेटर कहता है सर रुकें, सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक, तो कस्टमर ने कंप्लेन किया, जब कॉल करो ये कहते हैं सिस्टम स्लो चल रहा है। तो इस तरह की कंप्लेंट्स भी आपको बता रही होती हैं कि अब टाइम है कि आप सिस्टम की कैपेसिटी को एनहांस करें। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, इसके अलावा जब आप कंप्लेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं जब आप तो आप टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स को भी देखें। टाइप्स ऑफ कंप्लेंट का मतलब क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जी हम जब भी कॉल करते हैं आपके कॉल सेंटर पे, ऑपरेटर हमें सर्विस देने में बहुत देर लगाता है, तो अब ये सारी की सारी जो कंप्लेंट सिमिलर हैं पता चला कि 100 कंप्लेन आई इस महीने और 90 कंप्लेन आई थी कि जी आपका ऑपरेटर हमें, आपका कॉल सेंटर एजेंट जो है वो स्लो सर्विस देता है। तो इसका मतलब ये है, अब बेचारा वो क्यों स्लो सर्विस दे रहा है? वो सर्विस स्लो इसलिए दे रहा है कि उसको सिस्टम से रिस्पांस देर से मिल रहा है। यस नो? यस सर। इसका मतलब है दिस इज द टाइम टू इंक्रीज द कैपेसिटी। अच्छा फिर आप जब कॉल लॉग को देखें तो आप टाइमिंग भी देखें, किस वक्त कंप्लेन ज़्यादा आ रही है। पता चला लंच टाइम जब होता है आपके पास 1 से लेकर 2 तक, उस वक्त कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा है। अच्छा, उस वक्त कस्टमर की कंप्लेंट क्यों ज़्यादा थी? बिकॉज सब लोग लंच टाइम में फारिग थे, उनको जो भी बैंकिंग का इशू था वो उन्होंने उस वक्त कॉल किया, है नहीं? तो कॉल सेंटर पे लोड ज़्यादा हो गया। यस नो? यस सर। यस सर। या आपने नोट किया कि कॉल सेंटर पे कंप्लेंट्स जो आ रही हैं वो आ रही हैं ज़्यादातर रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, क्योंकि आमतौर से लोग घर पहुंच के फारिग होकर खाना वाना खा के अगर कोई मसला होता है तो कॉल करते हैं, ठीक है? तो आपको ये पता चल रहा है किस वक्त कंप्लेंट ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें किस किस्म के कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा आ रही हैं। पता चला
कि अब फॉर एग्जांपल बैंक के अंदर दो किस्म के कस्टमर्स हो सकते हैं आपके पास। एक इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं लाइक यू एंड मी, और दूसरे हो सकते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स, ठीक है, इदारे। यस नो? यस सर। यस सर। आप चेक यस करें सर। किस किस्म के कस्टमर्स की कंप्लेंट्स ज़्यादा आ रही हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स की या कॉर्पोरेट कस्टमर्स की। ठीक, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ये हैं सारी की सारी चीज़ें जो आप देखते हैं अपने कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। जी एवरीवन? यस सर। जी सर। यस यस सर। सर। इससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी कैपेसिटी काफ़ी है या नाकाफ़ी है, या अभी तो ये कैपेसिटी काफ़ी है लेकिन अगले 6 महीनों के अंदर हमारे पास ये कैपेसिटी काफ़ी नहीं रहेगी क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि अब आप प्लान करें कि अगले 6 महीने में आपको अपनी कैपेसिटी को 10% बढ़ाना है। जी क्या ये बात क्लियर है? यस सर। सर यस ब्रेक कर सर। लें? ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, वी टेक ऑफ। ठीक है, 4 बज गए। यस सर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास चीज़ें कि मैं अभी आपको हैंडआउट्स भेज भी देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम जब हम टॉपिक शुरू करेंगे वो इंशाल्लाह ऑडिट एक पार्ट से। चीज पूछनी है जी बोला। मेरा। अभी तो 10th अगस्त हो गई है, मेरा अभी 50% सिलेबस रहता है ना? आपके एग्ज़ाम कब है? सर सितंबर सितंबर। अच्छा, सितंबर के मिड से होंगे। देखिए मैंने आपसे एक चीज़ कही थी, बल्कि काम करते हैं ना, ये आपके सामने सिलेबस आ रहा ऐसे दरवाजा बंद करके जाओ ये वाला। है? नो सर सिलेबस नहीं आ रहा। नो सर। नो सर। अब आ रहा है? हाँ, अब आ रहा है। यस सर। यस सर। हाँ देखिए हमने टॉपिक 1 पूरा पढ़ लिया हुआ है, जी सर। टॉपिक 2 भी हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है, जी सर। 3 भी हमने पूरा पढ़ लिया हुआ है, जी 4 भी। सर। यस सर। ठीक है, पढ़ लिया। अच्छा अब आप देखें, आप कह सकते हैं कि आपने इन टर्म्स ऑफ 10 टॉपिक में से 4 पढ़े तो आपका कोर्स कितना हुआ? 6 रह गए। कितना हो गया? 20%। 40%। 40% 40% हो गए। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ ये बज़ाहिर कंटेंट्स आपका कोर्स हो गया है 40%, ठीक है, लेकिन आपका कोर्स एक्चुअली हो गया है 70% प्लस। क्यों? यस सर। इसकी वजह ये है कि हमने हर जगह में कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया। मैं आपसे एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि हमने पहले मसाले पढ़े और मसाले पढ़ के हमने सालन बना लिया। यस नो? हमने पहले मसाले पढ़े, लाइक हमने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, ठीक है, इंफॉर्मेशन पढ़ा, डेटाबेस पढ़ा, ठीक, और ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमने बना लिया एक सिस्टम, हमने एक डिश बना ली। यस नो? और ये डिश बनाने के बाद जो है फिर हमने ये भी देखा कि ई कॉमर्स कैसे होती है, ठीक। अब जो आगे चीज़ें आ रही हैं वो सब इन चीज़ों का ऑडिट है, इन चीज़ों का क्या है? ऑडिट इंस्पेक्शन है, ठीक। इन चीज़ों का क्या है? इंस्पेक्शन। ऑडिट इंस्पेक्शन। तो अब जाहिर है कि अगर मुझे चीज़ें पता चल गई हैं, मैं गाड़ी के इंजन को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, तो उसको चेक करना आसान हो गया ना। अब मुझे एक्चुअली एक चेकलिस्ट हमारे लिए ऑडिट इज मोर ऑफ अ चेकलिस्ट कि जी सिस्टम डेवलपमेंट में ये चीज़ चेक करें, ये चीज़ चेक करें, ये चीज़ चेक करें। अच्छा वो चीज़ें क्या हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो मुझे आपको रिमाइंड कराना है कि अब आप ये चीज़ भी चेक कर लें, ये चीज़ भी चेक कर लें, ये चीज़ भी। बात समझ आ रही है? सर यस। क्योंकि अब आप आगे टॉपिक्स देखें ना। अभी ऑडिट क्या होता है ये थोड़ा सा एक नई चीज़ होगी आपके लिए, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जी सर। ये चीज़ें लाइक गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी, तो ये आप बड़ी जल्दी से पढ़ लेंगे।
ऑडिटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। तो अभी आप यही पढ़ रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, तो इसको हम आसानी से पढ़ लेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें हमने क्या करना है, एसडीएलसी को ऑडिट करना है। अब एसडीएलसी हम पढ़ चुके हैं, राइट, उसको ऑडिट कर लेंगे। ये थोड़ा सा आपके पास एक नई चीज़ होगी, तो इसमें हम पढ़ रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते रहे ना, वायरस, हैकर और ये सारी चीज़ें, ठीक, पासवर्ड, ये एक नई चीज़ होगी और इंतहाई टेक्निकल होगी, तो इसको हम आखिर में करेंगे। सर फिर मतलब डिजास्टर, एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी क्या? अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास कितनी क्लासेस हैं कुल बची हुई थी। सर ये तो मैनेजमेंट को ही पता होगा। चलो तो मैं उनसे सर पूछ लूं। अगस्त तक कह रहे हैं। सर ईएम के सर तो 30 अगस्त क्लास तक खत्म कर देंगे। ठीक है तो फिर हम देख लेते हैं, और बल्कि फिर हमें ये करना चाहिए, आपकी आज एक ही क्लास होती है या 2 क्लासेस होती हैं? हर सर तीनों हमारी 3 होती हैं। आज 3 क्लासेस होती हैं आपकी? जी सर। सुबह 9 बजे से 4:30 तक। And same is on Tuesday and Wednesday. सर आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को छोड़ के आगे वाले डेज में एक्स्ट्रा क्लास रखना। क्या है, तो ये बताएं कि is it convenient for all if you have class on सर Thursday वो and फिर आप जैसा कहेंगे फिर वैसा कर लेंगे ना, आप Yes. डिसाइड कर लें। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो कह रहा हूँ कि क्या हम थर्सडे को भी मिल सकते हैं? जी यस सर कर रख लें, आप हम कोर्स तो कवर मिल करना ही है। लेंगे। थर्सडे को सेम टाइम। सर ईएम की क्लास भी थर्सडे को सर लेंगे। इस वक्त वो सर मॉर्निंग टाइम सेट नहीं हो रहा था उनका भी, बिकॉज कुछ बच्चे जॉब्स भी करते थे और कुछ इशू भी आ रहे थे, तो उनका भी टाइम टेबल कोई सेट नहीं हो रहा था। वो भी कह रहे थे कि मैं थर्सडे को क्लास लूंगा ईएम की। अच्छा, तो हम बस फिर एक काम करते हैं ना, हम तो फाइनल कर लेते हैं। लेट अस हैव, सर हम फ्राइडे को कर लेते हैं अगर थर्सडे नहीं होगा तो। रुक तो जाए फ्राइडे रहने दे सर। सैटरडे कर लें। सैटरडे को क्या पोजीशन होती है आप लोगों की वैसे? सर सैटरडे को कोई क्लास नहीं होती है, आप उस दिन रख लो। सर सैटरडे को रख लें आप। हाँ, हम सैटरडे को एक काम करते हैं, सैटरडे को हम रखते हैं 2 क्लासेस। अरे एक दो तो सर। हाँ बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो ब्रेक जाएगा। दे दीजिएगा बीच में। हाँ ब्रेक हम कर लेंगे डेफिनेटली। हम ये करते हैं कि वी कीप क्लास सैटरडे। जी सुन लें, सैटरडे को हम रख लेते हैं 10 से 2 बजे तक, डेफिनेटली बीच में ब्रेक रखेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, मैं ये मैसेज अभी फॉलो आपके सामने ही मैसेज कर देता हूँ मैनेजमेंट को भी और आप लोगों को भी। मैंने मैसेज लिख दिया है कि
सबके लिए कि MIS extra class on all coming Saturdays from 10 to 2. Students are comfortable with the timings, kindly manage. ठीक है जी? अरे ये 2 hours नहीं हो सकती है क्लास सर, 4 hours ज़्यादा नहीं है? मेरा ख्याल है कि अगर हम कर लेंगे तो कंफर्टेबली 30 अगस्त तक हम कर लेंगे। ठीक है जी? सर मतलब हर सैटरडे को हुआ करेगी ना? जी जी, 3 तो सैटरडेज आने हैं, बहुत कितने हैं। हाँ। ओके सर, ठीक है सर। चलो तो लेट्स कॉल इट अ डे एंड इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सर क्लास मैनेज हो जाए तो सर फ्राइडे वाले दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे सर बता दीजिए सर। श्योर। ओके ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।